हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फ्रेंड्स पैरा जंबल करेंगे, जो कि एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। जैसे कि 5-6 सेंटेंस दिए होते हैं, उनको रीअरेंज करना होता है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग। तो आपको आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप ज़रूर इसको रीअरेंज कर पाओगे। तो इसके लिए हमें एक आज पैरा जंबल लिया है। तो पहले तो इसकी हिंदी फ्रेंड्स समझेंगे, क्योंकि हिंदी यदि आपको आती है तभी आप इसको सेट कर पाओगे। तो हम एक एक जो सेंटेंस दिया हुआ है उनकी हिंदी समझेंगे। तो 6 सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे, इनको इसका एक अच्छा पैराग्राफ बनाना, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। तो पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीजेज एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। तो इसका मतलब है, जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई, जब महंगाई बढ़ती है तो जो परचेजिंग पावर होता है कंज्यूमर्स का वो डिक्रीज होता है। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होगा। पहले 100 रुपये की कोई चीज़ आती थी, आज वो 110 की है, तो परचेजिंग पावर कम हुआ ना फ्रेंड्स। तो इसके कारण लिखा हुआ है कि जब इन्फ्लेशन राइजेज मतलब बढ़ता है तो परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीजेज, डिक्रीज मैंने घटता है। तो परचेजिंग पावर घटता है एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज का मतलब है जो जीवन स्तर है वो बढ़ता है। क्योंकि आप चीज़ें महंगी होंगी फ्रेंड्स, तो दुकानदार के पास में ज़्यादा पैसे आएंगे, तो जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा ही होगा। हालांकि इन्फ्लेशन का ये फ़ायदा है कि जीवन स्तर ऊंचा होता है, लोगों के पास में ज़्यादा कमाई होती है, एक एक वर्ग के पास में ज़्यादा कमाई होती है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसका तो ये मतलब हुआ। दूसरी बात बता दो कि वैन आगे दिया गया है, लिखा हुआ कि वैन इन्फ्लेशन राइजेज, जब महंगाई बढ़ती है, तो इसका मतलब ये एक नंबर पे तो सेंटेंस आएगा नहीं जब आप रीअरेंज करोगे। तो पहला तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ में। दूसरी बात है कि अगला देखते हैं बी, हाउएवर इफ इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू राइज इट कैन लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन विच कैन हैव कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। हाउएवर, लेकिन यदि फिर भी यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा कंटिन्यू बढ़ती रहती है तो ये हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चली जाती है। कहने का मतलब इन्फ्लेशन यदि बढ़ती रहती है तो अति महंगाई हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है अति महंगाई हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाना। विच कैन हैव कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब विनाशकारी, कैटास्ट्रोफिक होता है विनाशकारी, मतलब बहुत ही भयानक। इफ़ेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था पे है बहुत ही भयानक या विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं यदि जो इन्फ्लेशन है लगातार बढ़ती रह जाती है, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है वो। और कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स इकोनॉमी के पड़ता है। तो कहने का मतलब इसमें बी में हाउएवर आया आगे, मतलब फिर भी, इसका मतलब फिर भी होता है। तो यहाँ से कोई सेंटेंस शुरू थोड़ी होगा फ्रेंड्स, पैराग्राफ कोई शुरू नहीं हो सकता। तो ये पहला नंबर पे ये भी नहीं आएगा, आप रीअरेंज करोगे तो पहले ये ढूंढना है कि पहले नंबर पे कौन सा सेंटेंस आ सकता है। तो साथ में हिंदी भी बनाते जाते हैं और साथ में ये भी ढूंढ लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा जो वर्ड वो वाक्य है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हावेवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये शुरू में ये पैराग्राफ आप रीअरेंज करोगे इसको तो ये पहले नंबर पे नहीं आएगा। सी है, दिस इन टर्न लीड्स टू रिड्यूस्ड स्पेंडिंग एंड लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसके कारण बारी बारी से क्या होता है कि लीड्स टू रिड्यूस्ड स्पेंडिंग, जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि महंगाई होगी तो खर्चे लोग कम ही करेंगे। रिड्यूस होती है स्पेंडिंग्स एंड लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और जो चीज़ों की और सेवाओं की जो डिमांड होती है वो कम होती है। ये इन्फ्लेशन के बारे में फ्रेंड्स बात कर रहा आगे कि यदि यदि ये चलता रहता है तो क्या होता है कि स्पेंडिंग, वो खर्चे हैं वो कम होते हैं, क्योंकि लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए खर्चे कम होंगे। और जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो लोअर हो जाएगी। अब ये भी नहीं आएगा, जो कि दिस इंटर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब है इससे पहले बात हो चुकी है इसके बारे में। तो इसका मतलब है सी वाला भी एक नंबर पे नहीं आएगा। अगला डी वाला, इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी आवर टाइम। इन्फ्लेशन जो है, अब इन्फ्लेशन की परिभाषा बताइए फ्रेंड्स इसमें डी में।
इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीज इन प्राइजेज इन गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन क्या होती है कि जो गुड्स है एंड सर्विसेज है उनमें जो प्राइजेज में जनरल इंक्रीज हो जाए, सामान्य रूप से जो इंक्रीज होता है वो इन्फ्लेशन कहलाते हैं। इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम, एक किसी अर्थव्यवस्था के अंदर जो सेवाओं और चीज़ों के अंदर सामान्य रूप से इंक्रीज होता है प्राइस का, वो इन्फ्लेशन कहलाती है। तो ये डी में जो लिखा हुआ है वो ऐसा लगता है कि वो पहले नंबर पे आ सकता है। तो ये आप हिंदी ध्यान रखें, लेकिन ये इसके चांसेस है कि पहला ये आ सकता है, हालांकि दूसरे और भी आ सकते हैं, लेकिन ये इसको यदि सेंटेंस को हम रीअरेंज करें और फर्स्ट नंबर पे रखें तो कोई ऐसे लगता है कि ये सही होगा। ई है बिजनेसेज रिस्पॉन्डेड टू दिस बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड लेइंग ऑफ वर्कर्स कॉजिंग ए डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मतलब जो से पहले बात हो चुकी है किसी के बारे में आप रीअरेंज करोगे तो पता चलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस इस चीज़ को, अब किस चीज़ को ये पता नहीं क्योंकि पहले किसी की बात हो चुकी है, उसके बारे में बता रहा है। बिजनेस इस चीज़ को रिस्पॉन्ड इस प्रकार करता है कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो रिड्यूसिंग मतलब उत्पादन है वो घट जाते हैं, एंड लेइंग ऑफ वर्कर्स, और वर्कर होते हैं जो फ्रेंड्स उनकी छंटनी हो जाती है। लेइंग ऑफ का मतलब है काम से निकाल देना, छंटनी करना, तो लेइंग ऑफ छंटनी होता है। तो लेइंग ऑफ वर्कर्स कॉजिंग ए डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है उसमें डिक्रीज होता है, कमी आती है, क्योंकि वर्कर्स ही नहीं रहेंगे तो काम करने वाले मैन पावर कम हो जाएगा, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी डिक्रीज होता है यानी कि कमी होती है। तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस है जो काम धंधे हैं वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि प्रोडक्शन घट जाता है और वर्कर की छंटनी करनी पड़ती है, मतलब ये प्रभाव पड़ता है बिजनेस में। किसका बताया है, ये रीअरेंज करोगे तो पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही। तो ये भी पहले नंबर पे आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है क्योंकि बिजनेस जो है उस पर इसका ये प्रभाव पड़ता है कि कर्मचारियों की छंटनी हो जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाते हैं। तो इसका बोला गया ना, दिस रिस्पॉन्ड टू दिस, जिसका मतलब किसी के बारे में पहले बात हो चुकी है, इसलिए ये तो किसी के सेंटेंस के बाद ही आएगा, ये पहले पे तो आ ही नहीं सकता। एफ है इट हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी कंडीशन ऑफ ए कंट्री। यह बहुत ही किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन होती है उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है इट हैज़। तो इसके दूसरी बात है कि इसमें भी इट आया है, तो इसका मतलब ये भी पहले नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कंडीशन पे बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रभाव रखता है। अब यह लिखा हुआ है तो इसका मतलब इससे पहले आपको कोई सेंटेंस देना पड़ेगा, इसलिए वो यह जो है इट लिखा हुआ है वो सेट होगा। नहीं तो शुरू में आप ये लिख दोगे कहीं पे सेंटेंस, मान लो इसको एक नंबर पे लिया जाए एफ वाले को, तो यह इस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रभाव रखता है, तो यह सीधा कोई समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए ये एफ जो है वो नंबर 1 पे नहीं आएगा। तो नंबर 1 पे कौन आएगा, डी आएगा। तो पहले नंबर 1 वाला ढूंढ लोगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले नंबर पे फ्रंट डी आएगा। डी कौन सा, इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम। फ्रेंड जाएगी धीरे धीरे आप अभी यही सेंटेंस है हिंदी में दिए होते हैं तो आप जल्दी से रीअरेंज कर देते हैं यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन आप क्या है कि इंग्लिश अच्छी बनाने के लिए बार बार इसे पढ़िए। आप जितना इंग्लिश को रीड करोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो आपको इंग्लिश समझने का और अच्छे बनाने का यही तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम, ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरी बात है, अगला क्या है, दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा ये आएगा व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज द इकोन, मतलब पहले सामान्य वाक्य लेने हैं फ्रेंड्स। इसमें और कौन सा सामान्य वाक्य है, सामान्य दूसरा है इट हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट।
अब देखना है कि दूसरा कौन सा हो सकता है। तो इट लिखा हुआ है फ्रेंड्स एफ में, तो ये किसी के बारे में पहले बात हो चुकी है, तो ये एफ वाला है वो सेकंड पे आएगा फ्रेंड, डी वाला फर्स्ट पे, एफ वाला सेकंड पे आएगा। इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री, तो ये सेकंड पे आएगा। इट का मतलब है महंगाई से है, ये इन्फ्लेशन से है, तो इसलिए इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन पहले दी गई है डी में, उसी का सपोर्ट करते हुए दूसरा जो सेंटेंस है वो एफ वाला लिया गया है। ये तो हो गई केवल नॉर्मल बात कि पहले डेफिनेशन दे दी, उसके बाद में ये बता दिया कि इसका कंट्री पे इकोनॉमिकल इफेक्ट ये पड़ता है, ये बता दिया। इसके बाद में देखें क्या हो सकता है। व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स डिक्रीजेज। अब ये बताएगा कि इन्फ्लेशन राइजेज होती है तो क्या होता है। तो ए वाला है वो थर्ड पे आएगा कि जब इन्फ्लेशन राइज होती है, इसकी हिंदी आपको बताई जा चुकी है कि जो महंगाई राइज बढ़ती है तो कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इसमें अगला आएगा बी वाला देख लो, लेकिन बी वाला आएगा नहीं। इसके अलावा दिस इन रिटर्न, इसका प्रभाव क्या पड़ता है अब ये देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन का, तो इसलिए सी वाले पे इसके प्रभाव बताए गए हैं। तो ए के बाद में आएगा सी, तो दिस इन रिटर्न लीड टू, हमें पता ही है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या क्या हो सकता है। तो दिस इन टर्न लीड्स टू रिड्यूस्ड स्पेंडिंग, तो इसके कारण क्या होता है जो खर्चे हैं वो रिड्यूस होते हैं और डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की वो कम हो जाती है। तो किसके कारण होता है, इन्फ्लेशन राइजेज होती है। तो ए के बाद में सी सेट हो जाएगा, तो ए के बाद में सी होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ये होगा बिजनेस रिस्पॉन्ड टू दिस बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। अब आप ये सोचोगे कि ये बी वाला क्यों नहीं होगा, तो बी वाला में बात की गई है हाइपर इन्फ्लेशन की। तो पहले वाले दो सेंटेंस जो थे ना फ्रेंड्स डी और एफ वाले, उसमें केवल नॉर्मल बात की गई है इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन जो है उसकी परिभाषा बताई गई है और इसके बारे में नॉर्मल ये क्या गया है कि इकोनॉमिकली इफेक्ट बहुत अच्छा मतलब बहुत पड़ता है किसी कंट्री पे। दूसरे में बाकी दो सेंटेंस है फ्रेंड्स, उसमें बताया गया है कि इन्फ्लेशन राइज होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ये ए और सी ये उसके प्रभाव को बताया गया है। इसका ई में है कि बिजनेस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो पांचवा सेंटेंस फ्रेंड्स होगा ई, बिजनेस रिस्पॉन्ड दिस बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। तो जो बिजनेस है वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाते हैं और जो वर्कर है उनकी छंटनी हो जाती है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो है पहले, इसलिए ई में आएगा, पाँचवें नंबर पे ई आएगा और लास्ट में आएगा हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि केवल इस सेंटेंस में हाइपर इन्फ्लेशन बताया गया है बी में, तो लास्ट में बी वाला सेंटेंस आएगा। तो क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में बी वाले में बताया गया, तो पहले तो इन्फ्लेशन की बात हुई और लास्ट में एक सेंटेंस के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की बात हुई। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छी तरह समझ पाओगे। तो इसका यही तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कि अभी हिंदी का सेंटेंस होता तो आप ज़रूर उसको बिल्कुल सही बना सकते थे, क्योंकि आपकी समझ होती है कि आपको कहाँ रीअरेंज इसको करना है। तो इसी प्रकार आप इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो रीअरेंज कर पाओगे। तो इसका सही क्रम होगा फ्रेंड्स DFACEB, DFACEB। तो आगे फिर एक क्लास के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।